स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। ध्यान समझो, आज कितना तारीख है? 16 नवंबर ने 16 नवंबर 2022। देखो 1947 से भारत आजाद हो गया। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। स्वतंत्र भारत के समक्ष चुनौतियां तथा विकास, ये चैप्टर है। स्वतंत्र भारत के समक्ष चुनौतियां एवं विकास। देखो 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान बना, पाकिस्तान आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ठीक है, ध्यान समझो। 14 अगस्त की रात 12 बजे रात मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू अपना एक महत्वपूर्ण भाषण दिए थे। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया सो रही है, मतलब जब विश्व सो रहा है, तो भारत एक नए जीवन तथा स्वाधीनता की ओर कदम बढ़ा रहा है। ध्यान समझिए, जब पूरी दुनिया सो रही है तो भारत एक नए जीवन तथा स्वाधीनता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था। उन्होंने उस समय अपना भाषण दिया था 12 बजे रात को। बात समझे कि नहीं? 14 अगस्त की रात्रि 12 बजे ये भाषण उनका महत्वपूर्ण है। भारत आजाद हो गया, लेकिन फिर भी उसके सामने बहुत सी चुनौतियां थी। कुछ चुनौतियां तत्कालीन थी। जो चुनौतियां तत्कालीन थी वो समझो। ठीक है, ये बात समझ गई नहीं? देखो तत्कालिक चुनौतियां क्या थी वो समझो। स्वतंत्र भारत की तत्कालीन समस्याएं। कौन है पेन बजा रहा है? स्वतंत्र भारत की तत्कालीन समस्याएं। स्वतंत्र भारत की तत्कालीन समस्याएं। कितनी समस्याएं मैंने बताया था आपको? स्वतंत्र भारत की तत्कालीन समस्याओं में कितनी समस्याएं? 4 समस्याएं बताया था ना। कौन समस्या थी? पहली समस्या क्या थी? शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों की समस्या। ठीक है, देखो ध्यान समझो। जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान भी आजाद हुआ उसी समय, तो यहां पर देखो ये वाला बेल्ट, ये बांग्लादेश वाला बेल्ट है। ये गड़बड़ हो गया लगता है। ठीक है, यहाँ बांग्लादेश है, इस वाले एरिया में बांग्लादेश। ये वाला बांग्लादेश का बना है। ठीक है, यह देखो ये पश्चिमी पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान, और ये पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। बोर्ड पर देखो। अब यहां से और यहां से बहुत से लोग अपनी परेशानियों को झेलते हुए इंडिया आए।
जिसमें हिंदू सबसे ज्यादा थे, सिख और मुसलमान। ये पाकिस्तान से भारत आए। इनकी संख्या लगभग 75,000 थी। 75,000 इनकी संख्या थी। ये 75,000 की संख्या में जब इंडिया आए तो इनको कहाँ बसाया जाएगा, समस्या होगी नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया था जैसे बहुत सारे लोग किसी क्षेत्र में जाकर के बस जाए दूसरे क्षेत्र से, तो उस क्षेत्र की समस्याएं क्या होंगी, वहां पानी का कंजर्वेशन ज्यादा हो जाएगा, सड़कों का इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगा, बिजली का इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगा, संसाधन कुल मिला जुला के संसाधनों पर दबाव बढ़ने लगेगा। तो 75,000 लोग इंडिया आए, लेकिन फिर भी इनको बसाया गया, इनको खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था दी गई। बात समझी नहीं? पहले से मैंने आपको क्या बताया, शरणार्थियों की समस्या। ध्यान समझ लो, बोर्ड पर देखो, ठीक है, उसको बाद में लिख सकते हो। शरणार्थियों की समस्या पहली थी, ठीक है। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या देशी रियासतों का भारत में विलय की समस्या। देशी रियासतों, इसको हटा रहे, ठीक है। देशी रियासतों का भारत में विलय की समस्या। देशी रियासतों का भारत में विलय की समस्या। देखो, जब भारत आजाद हुआ उस समय हमारे देश में 562 देशी रियासतें थी। 562 देशी रियासतें थी, ठीक है, देशी रियासतें, ठीक। अब इंडिया में अब ये छोटे छोटे इस प्रकार से देखो, एक रफली डायग्राम बार बार बनाना पड़ रहा है हमको, ठीक है। ये इंडिया है, इसमें छोटे 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 सब जो है 562 देश बनते। ये सही था? गलत था। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह मंत्री थे। ये गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी रियासतों को एक मिलाने का सफल प्रयास किया। सभी रियासतों को मिला दिए। 3 रियासतें ऐसी थी जो कि भारत में नहीं मिलना चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। कौन कौन सी थी? पहला है जूनागढ़, हाँ जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतें जो थी जो इंडिया में नहीं मिलना चाहती थी। जूनागढ़ में हिंदू की संख्या बहुत अधिक थी, तो हिंदू कहाँ रहेंगे? हिंदुस्तान में रहेंगे, परंतु शासक मुसलमान था, ठीक है। तो यहां जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह में लोग वोट पड़ाई गई, कौन इंडिया में रहना चाहता है, कौन पाकिस्तान में रहना चाहता है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या हिंदू थी, तो उन्होंने हिंदुस्तान में ज्यादा मत डाला, तो इसको हिंदुस्तान मिला दिया गया, ठीक है। दूसरा है हैदराबाद। हैदराबाद में नवाब है, नवाब का शासन है। ये कहते हैं कि हम न पाकिस्तान में जाएंगे और न इंडिया में मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो यहां पर चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ये क्या होता है? ये पुलिस कार्यवाही होती है, ये जबरदस्ती, समझे, पुलिस कार्यवाही के तहत इसको इंडिया में लाया गया। तीसरा है जम्मू कश्मीर। यहां पर क्या किया गया? यहां पर एक घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र के माध्यम से, घोषणा पत्र के माध्यम से इसको इंडिया में मिला लिया गया। आया बात समझ में? नहीं कोई दिक्कत? अब देखो, घोषणा पत्र के माध्यम से इसको इंडिया में मिला लिया गया। इसको, ये राजा हरि सिंह की बात मैंने आपको बताया था,
यस सर जी। इसको इनको ऊपर से मिटाएंगे तब बताएंगे आपको राजा हरि सिंह की राजा कहानी। हरि सिंह की कहानी। राजा हरि सिंह कहानी मैंने आपको बताया है इससे पहले। देखो, राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे, ठीक है। और जब पाकिस्तान बना उसी समय 1947 ने ही पाकिस्तान जो है आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर पर। जो बर्बर कबीलाई लोग थे उन्होंने वहां के लोगों को मारना पीटना काटना शुरू किया। तो वहां के जो राजा थे हरि सिंह दिल्ली फोर किए और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद मांगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो घोषणा पत्र एक लेटर तैयार किया उस पर उनका सिग्नेचर लिया कि हम आपकी सहायता करेंगे, इसके बदले आपको जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना होगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसी समय जो है वो घोषणा पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को इंडिया में मिला लिया गया, घोषणा पत्र के द्वारा। आए समझ में? इस प्रकार से देशी रियासतों को पूर्णतः एक अखंड भारत का निर्माण किया गया। जो आज नक्शा भारत का देखते हैं उसमें बड़ी मेहनत की गई है। बात समझे कि नहीं? तीसरा मैंने आपको बताया था पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण 1947 में ही पाकिस्तान ने इंडिया पर आक्रमण कर दिया था। मैंने आपको बताया ना, यहाँ के कुछ ऐसे कबीलाई लोग थे, बहुत बर्बर लोग थे, भारत पर आक्रमण किए। उसी समय राजा हरि सिंह, मैंने बताया अभी जस्ट, इंडिया से मदद मांगे और घोषणा पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को इसमें मिला लिया गया। लगभग 1/3 जम्मू कश्मीर का भाग हथिया लिए दोनों, जम्मू कश्मीर का 1/3 भाग, ठीक है। 1/3 भाग वो लोग ले लिए थे। इसको लेकर के हम उस समय पूरा आजाद करवा लिए होते, पूरा कश्मीर को ले लिए होते। लेकिन उसी समय जवाहरलाल नेहरू जानते हो, जिसका 2 दिन पहले जन्मदिन था, जिसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो है ये एक अंग्रेज था, उसके कहने पर इस मामले को लेके चले गए यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र में। जब ये मामला यूएनओ में चला गया तो वहां पर फैसला आएगा। फैसला आते आते बहुत देर हो गया और आज भी कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसको पीओके कहते हैं। पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है इसको। कोई दिक्कत यहां तक? 3 बातें मैंने आपको। चौथी समस्या थी आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या देखो, आर्थिक समस्या आर्थिक समस्या में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जब भारत आजाद हुआ था, कृपया बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत का पश्चिमी और पूर्वी भाग, जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ था, वो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। देखो ये वाला भाग पाकिस्तान है, ठीक है, और नीचे ये भी पाकिस्तान है। तो ये भाग और ये भाग पाकिस्तान चला गया। ये भी बहुत उपजाऊ है, और ये भी बहुत उपजाऊ है। बात समझे नहीं? जब दोनों भाग बहुत उपजाऊ है, ये दोनों पाकिस्तान चला गया, अब इंडिया के सामने समस्या पैदा हो गई। कहां से प्रोडक्शन होगा, कहां से अनाज पैदा होगा? आए बात समझ में नहीं? इसके लिए भारत को विदेशों से गेहूं चावल आयात करना पड़ा। हम आयात निर्भर हो गए, शुरू में हमको आयात करना पड़ा। आयात के माध्यम से लोगों को हम पेट भर सके, सबको अनाज दे सके, खाने पीने की वस्तुओं को हम दे सके लोगों को, क्योंकि हमारी जितनी लगभग कृषि भूमि थी वो चली गई पाकिस्तान में। बात समझे नहीं? कोई दिक्कत है यहां तक? और समस्या क्या था वो समझो।
आर्थिक समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण समस्या था किस प्रकार से हम कृषि व्यवस्था को बढ़ाएं। उसके लिए हमने एक योजना आयोग का गठन किया था। योजना आयोग को पढ़ाऊंगा इसके बाद वाले टॉपिक में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्वराज की चुनौतियां, ये तो पहला था तत्कालीन समस्या, दूसरा है स्वराज की चुनौतियां। ये तत्कालीन समस्या है, ठीक है। और दूसरा है स्वराज की चुनौतियां। ये क्या है चुनौती? सबसे बड़ी बात यह है संविधान का निर्माण। बात समझ नहीं? बोर्ड पर देखो, इसमें से पहला है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, संविधान क्या होता है बताओ जी? कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? बताइए संविधान किसे कहते हैं? एक ऐसा दस्तावेज जिसके माध्यम से किसी देश के नियम और विनियम संचालित होते हैं उसे संविधान कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आप पढ़ लिख रहे हैं, ये आपको अधिकार कहां से मिला? संविधान से मिला। आप कहीं पर आ जा सकते हैं, संविधान से अधिकार मिला। हम यहाँ पर इतना बोल सकते हैं, संविधान से अधिकार मिला। महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी, बात समझे कि नहीं? उनको संविधान ने कहा पढ़ो, जरूर पढ़ो। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया। पढ़ाइबो कर, खिएबो कर, समझे? कपड़ों भी बोलो है कि नहीं है? पढ़ाएंगे भी, पढ़ाते हैं निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। निःशुल्क में सारा कपड़ा मिलता है, कोई पैसा नहीं। समझ रहे कि नहीं? अब तो मानो पैसा मिल रहा है ना। पहले निःशुल्क में ड्रेस दिया जाता था पूरा, अब तो पैसा आ रहा है आपको खाते में। बात समझ नहीं? तो ये सब क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है। ये संविधान की बात है। 14 में कहा गया है कि लड़की लड़का एक बराबर, समानता का अधिकार। बात समझ रहे? अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ भेदभाव कर रहे हैं तो उनको बताओ, संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि लड़की लड़का एक समान, न कोई ऊंच है न कोई नीच है। बात समझे नहीं? समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। जो काम मैं कर रहा, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मुझे जो तनख्वाह दिया जा रहा है, अगर कोई महिला टीचर है उसको भी उतना तनख्वाह मिलना चाहिए। बात समझे नहीं? ये सब कहां से अधिकार मिला? संविधान से अधिकार मिला। बात समझे? ये जो प्रॉपर्टी है, विद्यालय प्रॉपर्टी, इसकी सुरक्षा करना भी तुम्हारा अधिकार है। ये नहीं कि आओ जब मास्टर न रहे पूरा केवड़िया उखाड़ ले जाओ। कुशेरा उखाड़ ले गए थे। तो ये सब, ये आपका अधिकार, ये आपका कर्तव्य है। अधिकार नहीं, कर्तव्य है, जिसको मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ये संविधान भी है। बात समझे कि नहीं? यही है संविधान। संविधान एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है जिसके माध्यम से आपको सारे अधिकार मिलते हैं। ये कहीं से अधिकार मिलने वाला नहीं, केवल संविधान से ही मिलने वाला है। 26 नवंबर, आज से 9 दिन बाद 26 नवंबर आने वाला है। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। देखो 26 नवंबर सन 1949 ये संविधान बन के तैयार हुआ। संविधान बना, ठीक। 26 जनवरी और 1950 को संविधान लागू हुआ, ठीक। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस, इसी दिन आप गणतंत्र हो गए। गणतंत्र बोलना जानते हो क्या होता है? एक ऐसा देश जहां का मुखिया चुना हुआ हो, उसको गणतंत्र कहा जाता है। यहाँ कोई राजा थोड़ी ना है, यहाँ पे जो राष्ट्रपति है उसको चुना गया है, इसलिए गणतंत्र है भारत।
गणतंत्र लोगों का तंत्र। आपने ही चुना है उनको, आपको भले नहीं पता है, आपके प्रतिनिधि चुने हैं उनको। बात समझे नहीं? हमने संसद को चुना, हमने विधायक को चुना। जैसे आपके यहाँ से कौन संसद है? यहाँ से कौन संसद है? अरे अनुप्रिया पटेल है ना? हाँ सर जी। तब और विधायक कौन है? हाँ राहुल कोल। ठीक है, ये लोग क्या है? ये लोग आप लोगों ने चुना है। आप लोग माता पिता, मतलब आप लोग नहीं वोट दिए होंगे, आप लोग बड़े भैया बड़ी भाभी ये सब दिए होंगे। तो अब वो लोग जाकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो कुल मिला के हम ही तो चुने, इसीलिए गणतंत्र हो गया भारत। यहाँ कोई राजा नहीं होगा। अब किसी रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होगा। अब हम जिसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे, मतलब हम सभी लोग मिलकर के इसको चाहेंगे वही राजा बनेगा। बात समझे कि नहीं? ये चीज कहां से मिला? संविधान से मिला। उसमें एक समिति थी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। महिलाओं को जितने अधिकार मिले हैं, महिलाओं और शोषित वर्ग, निम्न कास्ट के लोगों को सारे अधिकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ही दिलवाया है। इनकी पूजा करनी चाहिए आप लोग। बात समझे कि नहीं? सोच उठो, संविधान पढ़ो। तुलसी में पानी देना बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके बाद संविधान को भी पढ़ना जरूरी है। बात समझे? कंचे खेलना जरूरी नहीं है गोली, लेकिन संविधान पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर, इसलिए इसको संविधान का निर्माता कहा जाता है। कोई पूछेगा संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, क्या बताएंगे? संविधान का निर्माता। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ये समस्या थी, ये मतलब स्वराज की चुनौतियां थी। तो इस संविधान के माध्यम से स्वराज की चुनौतियां समाप्त हो गई। बहुत सारी कहानी, लेकिन तुम लोग को अब ज्यादा गहराई जाएंगे, तुम लोग सोने लगोगे। हाँ, मैं सो रहा था। ठीक है, अगली समस्या थी विदेशी उपनिवेश के विलीनीकरण की समस्या। इसको हटा रहे हैं। ठीक है, विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण। विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या। देखो, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय तक फ्रांस और पुर्तगाली कुछ क्षेत्र ऐसे जो फ्रांसीसियों के अंडर में थे, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो कि फ्रांसीसियों के अंडर में थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था। देखो, गोवा, चंद्रनगर, याद आ रहा है? और माहे, कराईकल, ठीक है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव लिखो, दमन, चंद्रनगर इसमें नहीं था ना? गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली और ये सब पुर्तगालियों के अंडर में था। गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली ये पुर्तगालियों के अंडर में था। पुर्तगालियों, ठीक है। 19 दिसंबर 1961 को 1961 को 1961 को पुर्तगालियों ने भारत किसे सौंप दिया? आई बात समझ नहीं? कोई दिक्कत यहां तक?
ये पुर्तगालियों पर 19 दिसंबर सन 1961 ये भारत को उन्होंने सौंप के चले गए। इससे पहले फ्रांसीसियों ने क्या किया, देखो गोवा है, यहाँ गोवा देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अगला देखिए, फिर है पुडुचेरी। पुडुचेरी, इसका नाम पहले पांडिचेरी था, पुडुचेरी हो गया। पुडुचेरी, चंद्रनगर, माहे और कराईकल। ये वाला जो क्षेत्र है ये फ्रांसीसियों के अंडर में था। फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसियों के अंडर में था। 1954 में ये भारतीयों को सौंप के चले गए। ये थी क्या है, विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या। कितनी बात समझ में आई? पुडुचेरी, चंद्रनगर, माहे, कराईकल ये सब फ्रांसीसियों ने 1954 में भारत को सौंप दिया। बोलिए, यहां तो कोई समस्या है? एक टेस्ट पेपर बनाए होंगे, कुछ वो करो, बस 1-2 मिनट, ठीक है। अब देखो अगला है विकास की योजनाएं। ये दूसरा हो गया था, तीसरा है विकास की योजनाएं। इसको हटाएं। विकास की योजनाएं, विकास की योजनाएं तीसरी। हाँ, सी तीसरा है, विकास की योजनाएं सी है, ठीक है। देखो जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ठीक, और ये सब समस्याएं इत्यादि, ये समस्याएं हमारे पास थी। इसके निदान के लिए हमने एक आयोग बनाया था, उसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग, जिसको कहते हैं प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, इसका गठन किया गया था 1 अप्रैल 1951 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1951 इसका गठन किया गया। उसी समय प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाया गया था, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक, 1 अप्रैल 1951 को। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो अब देखो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि पर निर्भर थी। सबसे जरूरी क्या है? खेती बाड़ी। अगर अनाज पैदा नहीं होगा तो जो चमचमाते हुए कपड़े जो पहन के निकलते हैं ना, वो कुल कपड़ा कुल चला जाए मिट्टी में। बात समझे कि नहीं? हाँ, अगर गांवों से अनाज शहरों में न जाए तो शहरों में जो चमचमाते हुए कपड़े, जो चमचमाती हुई गाड़ियां हैं, सब खत्म हो जाएंगी। जो लोग गांव शहर वाले जो कहते हैं ना क्या मैं गंवार हूं क्या, ये उल्टी कुल शहर पर निकल जाएगा उसी समय। शहरों में रोग जाते क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि गांव में जो अनाज पैदा होता है वो खूब ज्यादा पैदा करने के चक्कर में किसान क्या करता है, खूब ढेर ढेर खाद डालता है। ठीक, खूब ज्यादा पैदा हो जाए, बेच देंगे, पैसा मिल जाएगा, और खूब अच्छा अनाज पैदा होगा। शहर वालों को देखने में अच्छा लगना चाहिए, चाहे जहरे हो। ठीक है,
जो गोभी वोभी बिना समय के जो मिलता है वो सब केमिकल से तैयार होता है। बहुत ज्यादा उस पर पाउडर का छिड़काव किया जाता है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड जो ये सब डाले जाते हैं उस पर, वो सब क्या है, जहर ही तो है हमारे शरीर के लिए। बात समझ नहीं? लेकिन शहर वाले क्या सोचते हैं, ये मेरा पैशन है, जब बहुत महंगा है तब मैं खाता हूँ। महंगा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी लागत ज्यादा होगी। अरे खाद पानी ये सब क्या है, ज्यादा लगा होगा। किसान बड़ा चालाक होता है, जवन धान अपने बदे वही ने डालो, क्या करेंगे, उम्र कम खाद देंगे, और जो बेचना होता है उसको खूब खाद डालते हैं। हाँ, ताकि बढ़िया बढ़िया पैदा हो और खूब जो है पैसा मिले। शहर वाला चमचमाता हुआ देख के जीभ लबड़वाती लगेगी, और खाए पी के क्या करेगा, ठीक है, रोगी बन जाएगा। तो कृषि की बात मैं कर रहा हूँ। कृषि कौन करता है, खेती बाड़ी कौन करता है, गांव का ही तो आदमी करता है। बात समझ रही? इस प्रकार से क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर निर्भर हो गई। गांव की, शहरों की चमक गांव की चमक पर निर्भर करती है। बात समझे कि नहीं? इसी प्रकार से प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। 12 पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च सन 2017 को समाप्त कर दिया गया। कृपया बोर्ड पर ध्यान से समझो। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है 31 मार्च सन 2017, आज से 5 साल पहले ये समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग खत्म, पंचवर्षीय योजना खत्म। इसके स्थान पर देखो सन 2014 में सरकार बदल गई, माननीय मोदी जी की सरकार है। 2014 में एनडीए की सरकार आई। एनडीए की सरकार मतलब मोदी सरकार। इन्होंने क्या किया, योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग लाया। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर क्या लाए, नीति आयोग। ठीक है, देखो नीति आयोग क्या होता है वो समझो। देखो नीति आयोग, नीति आयोग देखो NITI, ये हो गया नीति आयोग। हाँ टी है, NITI है। बोर्ड पर देखो एन पूरा हो गया नेशनल, आई का मतलब इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। टी का मतलब ट्रांसफार्मिंग, आई का मतलब इंडिया। ठीक है, ये बन गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया इसका नाम। नीति आयोग बना गया, कौन बनाया, माननीय मोदी जी। ठीक है, मोदी जी की सरकार में उसको लागू किया गया। अब देखो 1 जनवरी सन 2015 से लागू किया गया। 1 जनवरी सन 2015 से लागू है। आए बात समझ में? 1 जनवरी सन 2015 से नीति आयोग लागू किया गया। ऐसा क्या इसमें गलती था कि नीति योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया? कुछ गलतियां रही होंगी। स्वतंत्र भारत के समक्ष जो चुनौतियां थी, योजना आयोग ने उसको दूर करने का सफल प्रयास किया, परंतु समय के बदलते हुए माननीय मोदी जी ने सोचा कि अब इसमें परिवर्तन लाना अनिवार्य है। क्या था इसमें, देखो क्या था जिसमें परिवर्तन करना जरूरी था। जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय बहुत से छोटे छोटे खंड थे भारत के, उसको भारत में मिलाना बड़ा जरूरी था, इसलिए केंद्र को पावर देना जरूरी था। देखो इस प्रकार से यहां है सरकार, ठीक है, योजनाएं यहां से लागू की जाती थी, और नीचे राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
उन सभी राज्यों में इसको लागू किया जाता था। योजनाएं यहाँ बनती थी, ऊपर बनती थी, नीचे लागू होती थी। परंतु जब सुदृढ़ भारत हो गया, इसमें ये शुरू की बात है, जब भारत सुदृढ़ हो गया तो सरकार को लगा कि इसे परिवर्तन करना जरूरी है। आए बात समझ में नहीं? इसके स्थान पर योजना आयोग का स्थान पर लाया गया नीति आयोग। ये योजना आयोग की बात है। अब नीति आयोग में देखो क्या होगा, ये जो ये मामला है ये उलट जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये स्टेट्स हैं, ठीक है, सब 28 स्टेट्स और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सरकार जी यहाँ बैठे हैं। ये है नीति आयोग की बात मैं कर रहा हूँ, नीति आयोग, ठीक है। अब राज्य क्या करेंगे, योजनाएं बनाएंगी, ठीक है, राज्य योजनाएं बनाएंगी और केंद्र सरकार क्या करेगी, उसको सहायता प्रदान करेगी। अब पहले ऊपर से नीचे चलता था, अब नीचे से ऊपर चलना शुरू करेगा। बात समझ नहीं? यहाँ पर इस प्रकार से ये योजनाएं बनाएंगे, अब सरकार इनकी योजनाओं का मदद करेगी। मतलब केंद्र पहले योजना बनाता था, अब क्या है, राज्य योजना बनाते हैं। यही दोनों में अंतर है। बात समझ में आया? इस प्रकार से भारत की विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। सन 1950 से लेकर के आज तक ऐसी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को?